हाय स्टूडेंट, आज आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ मैटर अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात अंतराण्विक बल। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वास्तव में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है और द्रव्य की अवस्थाएं अर्थात स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको हम कैसे स्टडी करते हैं। ठीक, स्टेट्स ऑफ मैटर अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं, और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ या फिर जिसको मैटर भी बोलते हैं। और पदार्थ हर एक वो चीज़ को कहा जाता है प्रकृति में जिसका क्या होता है खुद का वजन होता है अर्थात वेट हो, और जिसका वॉल्यूम हो। और इसको हम यूनिट 1 में भी पढ़ चुके हैं। और ये केमिस्ट्री में स्पेशली हम पदार्थ की ही बात करते हैं, पदार्थ के कंपोजिशन की बात करते हैं स्पेशली, अर्थात कोई भी जो मैटर है या पदार्थ है वो किन किन चीज़ों से अर्थात किन एलिमेंट से मिलकर बना है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। उसी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं अर्थात वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण हम लोग पदार्थ का दो टाइप से कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल अर्थात भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है केमिकल वर्गीकरण। तो केमिकल में आता है तत्व यौगिक मिश्रण जिसको एलिमेंट कंपाउंड या मिक्सचर कहते हैं, और फिजिकल जो स्टेट रहता है उसमें जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें आता है ठोस द्रव गैस अर्थात सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो हम इस चीज़ को आगे नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं। हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे कि भौतिक वर्गीकरण अर्थात फिजिकल क्लासिफिकेशन जब होता है इसका, तो मुख्य रूप से ठोस द्रव गैस तीन अवस्थाओं की हम बात करते हैं और इसी तीन अवस्थाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जो पदार्थ होता है उसका चौथा अवस्था प्लाज्मा होता है और पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनित अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अब इसको मैं पहले नंबर पे क्यों लिखा हूँ इसका कारण बता दे रहा हूँ। भौतिक वर्गीकरण यदि हम कोई भी पदार्थ या मैटर का करें तो उसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे न्यूनतम ताप पे अर्थात हम बोल सकते हैं लो टेम्परेचर। और ये लो टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अर्थात 273.15 डिग्री सेल्सियस, वो भी किसमें, ऋणात्मक में, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर नहीं होता है किसी का। इससे कम टेम्परेचर नहीं होता है का अर्थ है कि यही दुनिया की सबसे न्यूनतम ताप है जिसपे दुनिया का प्रत्येक चीज़ ठोस का रूप ले लेता है अर्थात सॉलिड का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अर्थात जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था पदार्थ की, ये बन पाता है और ये न्यूनतम ताप पे बनता है। और इस बोस का अर्थ होता है ये सत्येंद्र नाथ बोस जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे उनके नाम पे, और आइंस्टीन मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन दोनों के द्वारा दिया गया था। पदार्थ की 5वीं अवस्था इसको मानी जाती है और ये सबसे न्यूनतम ताप पे बनता है। इसमें होता क्या है, जनरली हम जानते हैं कि कोई भी जो तत्व रहता है उसमें परमाणु ढेर सारे होते हैं जिसको हम एवोगैड्रो की संख्या के से दर्शाते हैं। लेकिन इसमें इस अवस्था में होता है कि कोई भी परमाणु मतलब कोई भी तत्व के अंदर जो परमाणु होते हैं ढेर सारे अर्थात एटम होते हैं। जैसे मान लो मैं ये कोई एलिमेंट मान लिया तत्व और इसके अंदर इन सबको एटम मान लिया, तो इस न्यूनतम ताप पे क्या होता है, ये जो एटम रहते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मतलब ये जो एटम पहले अलग अलग थे किसी भी किसमें एलिमेंट में अर्थात तत्व में, तो ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाते हैं और एक बना लेते हैं सुपर एटम अर्थात ये एक प्रकार से अणु के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, ये याद रखें। और इस अवस्था में अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को सबसे पहले जो सत्येंद्र नाथ बोस थे हमारे देश के साइंटिस्ट उन्होंने दिया था, लेकिन उनको ज़्यादा इसका क्रेडिट नहीं मिल पाया था क्योंकि लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। जब आइंस्टीन आए और इन्होंने आइंस्टीन को अपना लेटर लिखा तो आइंस्टीन के समय में इनको फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट गया। और इस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के को ज़्यादा जानकारी में बताने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों, लगभग 7 के करीब वैज्ञानिकों को इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसमें बोसान पार्टिकल का नाम भी आता है जो कि जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उनके नाम के सम्मान में दिया गया उस कण का नाम। और इसमें जो रूबिडियम तत्व होता है RB, इसको अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थात ISS के द्वारा रूबिडियम जो तत्व है उसका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बना लिया गया है फिलहाल। ठीक है, तो ये तो अपना स्टेज था जो कि बहुत न्यूनतम ताप पे होता है जो कि हमको नहीं दिखता। ये अंतरिक्ष में इसीलिए किया गया क्योंकि ये इतना न्यूनतम ताप पे होता है कि थोड़ा बहुत यदि इनके पार्टिकल को हिला दिया जाए तो ये अवस्थाएं खत्म हो जाती है अर्थात बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है। ठीक है, और लास्ट जो अपना स्टेज होता है ये होता है प्लाज्मा जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। ये होता है लगभग 6000 से 10,000 केल्विन के करीब, 10,000 केल्विन टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, कोई भी जो तत्व रहता है वह तत्व बन जाता है आयन के फॉर्म में अर्थात यह गैसीय आयन होता है। तो यह भी हमको नहीं दिखता है जो प्लाज्मा का स्टेज रहता है। तो जो प्लाज्मा रहता है ये पाया जाता है स्पेशली जो तारे होते हैं या फिर जो ग्रह रहते हैं, और ये माना जाता है कि प्लाज्मा के द्वारा ही जो तारे हैं उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जो हम मुख्य रूप से 3
अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस अर्थात सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, अर्थात कितना 25 से लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर पे। इसको हम रूम टेम्परेचर अर्थात कमरे का ताप मानते हैं और इन्हीं 3 अवस्थाओं को हम देख पाते हैं। तो हम इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस अवस्था में कैसे होता है और इस रूम टेम्परेचर पे होता है तो उसको हम कैसे देख पाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि ये सबसे न्यूनतम ताप पे होता है, ये अधिकतम ताप पे, इसमें आयन के फॉर्म में रहते हैं, इसमें जो एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं अर्थात परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़े हुए दिखते हैं, इसको सुपर एटम बोल देते हैं। ये बहुत ही न्यूनतम ताप इतने टेम्परेचर पे और अधिकतम इतने, इन दोनों का अवस्थाओं को हम नहीं देख पाते, इन 3 अवस्थाओं को देख पाते हैं, इसलिए इन तीनों को स्पेशली हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और साथ में जो ठोस अवस्था था सॉलिड स्टेट है, इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे हम, स्पेशली इस कक्षा में लिक्विड और गैस स्टेज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ठोस, द्रव और गैस होता है कोई भी पदार्थ का अवस्था अर्थात स्टेट, तो ये चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं। तो किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था या फिर द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था में होना उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात उनके जो एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो ये अपने आकर्षण बल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अंतर आणविक आकर्षण बल, दूसरा होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, अंतर आणविक को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर, उसको अंतर आणविक या अंतर आणविक को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 अलग अलग परमाणुओं या फिर अणुओं के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अर्थ होता है 2 अलग अलग अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल रहता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर इसको शॉर्ट में IMF बोल देते हैं, क्योंकि हम इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अंतराण्विक बल का अर्थ होता है 2 अलग अलग अणुओं के बीच जो आकर्षण बल रहता है उसको कहते हैं अंतराण्विक। जैसे मैं मान लो A और B कोई अणु लिया और इधर भी A और B अणु लिया, तो इन दोनों के बीच में जो ये आकर्षण बल है 2 अलग अलग अणुओं के बीच में, इसको हम बोल रहे हैं अंतराण्विक बल या आकर्षण बल। और यह आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं। ठीक है, और दूसरा है अंतः आणविक का अर्थ है कि ये कोई अणु है अर्थात मॉलिक्यूल है, तो इनके परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है इसको बोल रहे हैं हम लोग अंतर आणविक बल या अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक, तो एक ही अणु में परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल, जैसे ये उदाहरण हो गया, और इसको वांडर वाल बल भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइप का जो आकर्षण बल होता है जो कि बहुत कमज़ोर होता है, इसको सबसे पहले वांडर वाल ने दिया था, इसलिए उनके सम्मान में इसको वांडर वाल फोर्स या वांडर वाल बल भी कहा जाता है। तो यह एक प्रकार से बहुत कमज़ोर बल होता है, और यह जो बल होता है ये मुख्य रूप से जिसमें पोलरिटी नहीं पाई जाती है, अर्थात नाल पोलर मॉलिक्यूल और जो शून्य समूह के तत्व होते हैं, अर्थात हमारे 18वें समूह के जो तत्व होते हैं जो कि किसी अणु का निर्माण नहीं करते, तो उनके अवस्थाओं को या फिर उनसे कोई भी जो चीज़ें बनती हैं अर्थात मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए वांडर वाल जो बल होता है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि वास्तव में अंतराण्विक बल और अंतः आणविक बल क्या होता है, और कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्था में रहते हैं तो यह निर्भर करता है इनके अणुओं के अंतराण्विक बल पर। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जो ठोस रहेगा, द्रव रहेगा और ये गैस रहेगा, तो ठोस में जो इसके अणु रहेंगे वो इस टाइप से आपस में जुड़े रहेंगे, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि IMF क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात अंतराण्विक बल सबसे अधिक, क्योंकि ये सबसे पास में है। द्रव के केस में बोलूँ तो ये थोड़े थोड़े क्या होंगे, दूर होंगे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, मध्यम, और गैस में क्या होगा, ये बहुत दूर दूर रहेंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या होगा, IMF सबसे कम, अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सबसे कम रहेगा, अंतराण्विक आकर्षण बल यहाँ पे सबसे कम, क्योंकि ये दूर दूर में है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्था में कब रहेगा, जब इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो, मध्यम हो या अधिक हो, इस तरीके से इस पर निर्भर करेगा। और ये चीज़ निर्भर किस पे करेगा, आकर्षण बल, ये निर्भर करेगा ताप पे, अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो होता है ताप के इस तरीके से उल्टा, अर्थात रिवर्स। मतलब किसी भी अणु को यदि हम ताप अधिक दें तो उनके बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाएगा, हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, जैसे मैं ये कोई ठोस है इसको गर्मी देना शुरू करूँ तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे द्रव अवस्था में आ जाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएंगे, और ज़्यादा गर्मी दो तो ये गैस अवस्था में आ जाएंगे ऐसे। तो ये ताप के इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा, अंतराण्विक आकर्षण बल। तो ये एक दूसरे से ऐसे निर्भर करते हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो अंतराण्विक आकर्षण बल है इनके कितने प्रकार हो सकते हैं और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग अणुओं के लिए। ठीक है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात अंतराणविक आकर्षण बल के प्रकार। अंतराणविक आकर्षण बल बताया था कि यह मुख्य रूप से नॉन पोलर अर्थात अध्रुवीय अणुओं और जो शून्य समूह के तत्व अर्थात जो नोबेल गैस होते हैं उनके जो अणु यदि बनते हैं या फिर इनके बीच जो आकर्षण बल होता है आपस में अणुओं के बीच या फिर परमाणुओं के बीच, तो उनको डिफाइन करने के लिए वान डेर वाल फोर्स का उपयोग करते हैं अर्थात वान डेर वाल बल का, और उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं अर्थात दो अलग अलग अणुओं के बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है। चूंकि यह कमजोर आकर्षण बल होता है तो इसी आकर्षण बल के तीव्रता या कम होने के आधार पर इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है आयन और द्विध्रुव अर्थात डाइपोल के बीच में जो होगा वो, उसके बाद डाइपोल जिसको किसम भी बोलते हैं, फिर आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जो डाइपोल नहीं रहेगा, और डाइपोल वाला यदि डाइपोल समझना है आपको द्विध्रुव किसको कहते हैं तो आप जो पिछला वीडियो था उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद ये चीज़ें जो यहाँ पे जो डाइपोल बोल रहा हूँ वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जो डाइपोल नहीं है उसको हम डाइपोल बना रहे हैं, अर्थात जो द्विध्रुव नहीं है उसको हम द्विध्रुव बनाएंगे। डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, उसी प्रकार इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस तरीके से इनका नाम है, इसको बारी बारी से हम समझते जाएंगे। अब इनके यदि ताकत का क्रम देखें तो ताकत का क्रम ये होता है, ये वाला जो ए है वो सबसे अधिक बल रखता है और जो ई वाला रहता है वो सबसे कम रखता है, मतलब इस क्रम से चलता है इनका बॉन्ड का मजबूती का जो क्रम होता है या बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्रम याद रखेंगे और इसी क्रम से इसको याद रखेंगे तो दूसरे पेपर में काम आएगा। इसमें से स्पेशली जो ये ए होता है इसमें चूंकि बंध बहुत मजबूत होता है तो हम जो एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से एनसीईआरटी जो ए वाला रहता है इसको आयन और द्विध्रुव वाला जो बल है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात अंतराणविक बल नहीं मानती है, लेकिन कुछ बुक में इसको दिया गया है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखेंगे कि इसको एनसीईआरटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं मानती है। ठीक है, अब पहला जो अपना प्रकार है आयन द्विध्रुव, तो इसमें क्या होगा, एक आयन और जो दूसरा डाइपोल आएगा एक दूसरे के करीब, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल रहेगा उसको हम बोलेंगे आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। अब डाइपोल का अर्थ है कि जो हमारे पास अणु आने वाला है वो हमारा रहेगा पोलर अर्थात जिसमें धन और ऋण दोनों चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, और पोलर या फिर नॉन पोलर हमने द्विध्रुव आघूर्ण वाले सेक्शन में पढ़ रखा है तो उसको जरूर पढ़ें, जो पिछला यूनिट का पोर्शन था उसको द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए, तभी आपको पोलर और नॉन पोलर समझ में आ पाएगा। तो इस प्रकार का जो फोर्स होता है स्पेशली पाया जाता है जो आयनिक बंध वाले यौगिक होते हैं उनको जब पानी में डालते हैं, अर्थात जब हम उसको घोलते हैं तो घोलने की जो प्रक्रिया के समय जो जल रहता है और जो आयनिक यौगिक रहता है अर्थात आयनिक बॉन्ड वाला जो पदार्थ रहता है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयन डाइपोल फोर्स बनता है। अर्थात जो फोर्स है इसी को अन्योन्य क्रिया भी बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फोर्स भी बोल सकते हैं, अन्योन्य क्रिया अर्थात इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। इंटरेक्शन मतलब आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा जुड़ रहे हैं, लगाव हो रहा है उसका। ठीक है, तो आयनिक यौगिक और जो जल, यह बल स्पेशली आयनिक यौगिक और उसको जब हम जल में घोलते हैं किसी भी आयनिक यौगिक को, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके और जो आयन होते हैं उनके बीच में जो बंध पाया जाता है उसको हम इसी के द्वारा डिफाइन करते हैं। अर्थात हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि यह प्रक्रिया हमको क्या बताएगी, यह प्रक्रिया हमको जल योजन जिसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं उस प्रक्रिया को डिफाइन करेगी। ठीक है, किसके हाइड्रेशन को, आयनिक यौगिकों के। ठीक, अब इसका एग्जांपल कैसे समझते हैं, देखिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जब ठोस रहता है, ठीक है, सॉलिड, तो इसको जब हमको द्रव में बदलना रहता है, यदि हम इसको हीट करें तो सोडियम क्लोराइड को हमको हीट करने में लगता है 800 डिग्री टेम्परेचर, और इससे हमको मिलता है सोडियम लिक्विड फॉर्म में और क्लोरीन भी मिल जाता है लिक्विड फॉर्म में। और ये खर्चीला विधि होता है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कर दें कि मैं एक कंटेनर ले लूँ इस तरीके से और इसमें सोडियम क्लोराइड को डाल दूँ इस तरीके से, तो सोडियम क्लोराइड को जब इस कंटेनर में डालूंगा तो यही काम मुझे बिना किसी खर्च के हो जाएगा, अर्थात सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा इस तरीके से और आयन के फॉर्म में भी बदल जाएगा। तो इसके और यहाँ जो जल है ये एक आयनिक यौगिक है, इसके जगह हम कोई भी आयनिक यौगिक ले सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, जो आयन में टूटे ऐसा यौगिक को जल में वो घुल जाए, तो उनके बीच में हमेशा यही बनेगा आयन और द्विध्रुव बल अर्थात आयन डाइपोल फोर्स बनेगा। अब एग्जांपल के तौर पर इसको हमने घोल दिया, तो घोलने के बाद क्या होगा, इसमें हमको बहुत मेहनत लगता था, खर्च बहुत लगता था, और ये बिना खर्च के ही हो गया, अर्थात Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में कैसे बॉन्ड रहेगा वो देखते हैं। Na+ और ये Cl-, ये हो गया लिक्विड फॉर्म, ये हो गया लिक्विड फॉर्म, किसकी वजह से हो गया, इस जल की वजह से। तो जल और इस आयन के बीच में कैसे फॉर्म होगा वो देखिए। ये मैं यदि मान लो Na+ लाया तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये HOH या फिर ये HOH जिसको H2O भी बोलते हैं, HOH। ठीक, अब इसमें ये एक प्रकार से क्या है, डाइपोल इसमें उत्पन्न होता है, अर्थात ये पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे पोलर मॉलिक्यूल है, देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हमेशा हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन पे ये आ जाएगा हल्का से नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा हल्का पॉजिटिव, तो ये हो गया एक प्रकार से डाइपोल उत्पन्न अर्थात द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। तो ये निगेटिव वाला चार्ज और ये जो पॉजिटिव है सोडियम का, ये वाला क्या होगा, इनके बीच में ये हल्का सा जो बंध बनने वाला है इधर इस तरीके से,
इसी बंध को हम क्या बोल रहे हैं, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल या आयन द्विध्रुव बल, आयन डाइपोल फोर्स। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात वाटर मॉलिक्यूल आयन को घेरेंगे तो जो ऑक्सीजन ये निगेटिव वाला रहता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज़्यादा रहती है, वो क्या हो जाएगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के कारण हल्का निगेटिव हो जाएगा, अर्थात उसमें डाइपोल रहेगा। तो इस प्रकार ये जो मॉलिक्यूल है उसको हम बोल रहे हैं पोलर अर्थात ध्रुवीय अणु। तो इस आयन और इनके बीच में जो बंध बन रहा है, अब इसी प्रकार देखिए क्लोरीन में भी ऐसा ही कुछ होगा, Cl- होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा हमको, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को क्यों मैं इसकी ओर कर रहा हूँ, तो इसका कारण यह है कि क्लोरीन ऋण आवेश वाला है, ऋण आवेश वाला हमेशा किसकी ओर आकर्षित होगा, धन आवेश वाले की ओर। कैसे, देखिए ये तो इस पे तो आ गया हल्का निगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या आ गया हल्का पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया हल्का पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की अधिक होती है, जिससे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर हल्का अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरीन इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा इसी को हम बोल रहे हैं आयन द्विध्रुव बल। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि आयन द्विध्रुव बल किसको कहते हैं और किनके बीच में उत्पन्न होता है। अर्थात हम इसका उपयोग मुख्य रूप से कोई भी आयनिक कंपाउंड को घोलने के लिए करते हैं, जिसमें जल का जो अणु होता है वो क्या रहता है, ये हमेशा पोलर ही रहता है। और पोलर वाला क्या करता है, ये जो आयनिक यौगिक का आयन होता है उसको इस तरीके से घेर लेता है। इस प्रक्रिया को जल योजन या हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम और पिछले यूनिट का जो पोर्शन बचा है उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये जो डॉट डॉट का बन रहा है स्ट्रक्चर, यही है आयन डाइपोल फोर्स, ठीक। इसको नोट करिए, फिर बाकी इसके जो और 4 प्रकार हैं उसको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। डाइपोल, डाइपोल का अर्थ होता है कि दो पोलर अणु आपस में जुड़ जाए। जैसे मैं मान लो ए लिया, ए बी एक अणु ले लिया और दूसरा फिर ए बी अणु ले लिया। कहने का अर्थ है कि दो अलग अलग परमाणु जब आपस में जुड़कर अणु बनाए रहेंगे तो उस टाइप का जो अणु रहेगा वो रहेगा पोलर अर्थात डाइपोल वाला, ठीक है। तो इसका उदाहरण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थात हाइड्रोजन बंधन में भी यही प्रक्रिया होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी इसी के अंतर्गत डाइपोल, डाइपोल फोर्स जिसको किसम बल बोलते हैं, इसके अंतर्गत लिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मैं मान लो एग्जांपल लिया ए बी और ए बी का, इसके जगह मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और ये HCl का। ये पोलर मॉलिक्यूल है, अर्थात इसमें ध्रुवीय बल पाया जाता है। कैसे, देखिए क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अब इसको हम दिखाना चाहें किसमें, द्विध्रुव के रूप में, तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए एक तरीका बताया था मैं डाइपोल मोमेंट में कि इस तरीके से ये हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इधर चूंकि इलेक्ट्रॉन इस बंध का शिफ्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन के जो डेंसिटी है वो अधिक है, इस चीज़ को बता रहा है। और इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन है अपना, ये भी यही ऐसा ही बनने वाला है इस तरीके से। था इसको हम और कैसे कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा, इसलिए ये पोर्शन क्या है फूला वाला, और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन कम। तो ऐसे में देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अर्थात ये जो आकर्षण, अर्थात इनके बीच में ये जो आकर्षण बन रहा है ना, ये जो आकर्षण होता है इसी को डाइपोल, डाइपोल फोर्स कहते हैं। अब इसी को हम वास्तव में ये जो डाइपोल, डाइपोल फोर्स होता है जिसको मैं डीपी से बोल सकता हूँ, यही वास्तव में क्या होता है, एच बॉन्ड होता है, अर्थात हाइड्रोजन बंध होता है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। हाइड्रोजन बंध कोई सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध नहीं होता है, अर्थात इनके बीच में तो बंध है लेकिन नहीं भी है, ऐसा है इसका अर्थ। मतलब चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरा शिफ्ट कर लेता है, अर्थात खींच लेता है। तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्या करता है, बगल का जो दूसरा अणु होता है उसके क्लोरीन के, अर्थात उस जो दूसरा अणु होता है बगल वाला, जो इसमें के इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर खींच रखा है, इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है। अर्थात इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं डाइपोल, डाइपोल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में हम नहीं समझने वाले हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप समझ लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसमें पूरा हाइड्रोजन बंध का पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझें कि एक ध्रुवीय अणु दूसरे ध्रुवीय अर्थात एक पोलर दूसरे पोलर के साथ जब बंध बनाता है तो उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव बल, ठीक है। तो पोलर का अर्थ होता है दो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाए, अर्थात दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़कर क्या बना दे, मॉलिक्यूल बनाए, तो उनके बीच में पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। तो उसी को हम बोल रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल अर्थात पोलर अणु। तो इनके बीच में जो बंध बन रहा है इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव बल या फिर किसम बल। और इसका जो फोर्स होता है अर्थात ताकत होता है, ये होता है ए व्युत्क्रमानुपात r का घात 6, अर्थात इन दोनों ये जो दूरी है इस हाइड्रोजन से इस क्लोरीन के बीच का दूरी ये r है, ठीक है। r मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फोर्स क्या है, इन दोनों के फोर्स का मान ये होता है। कहने का अर्थ है कि दूरी यदि मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, r का मान यदि बढ़ जाए तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे जैसे जैसे, तो जो इनके बीच में आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये है इसका अर्थ। तो ये रिलेशनशिप पूछता है पेपरों में, और इसी चीज़ को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, चूंकि आकर्षण जो फोर्स है अर्थात आकर्षण बल इतना है, तो यदि हम इनको दूर करने में ऊर्जा का भी उपयोग करें तो ऊर्जा भी इतना ही लगने वाला है, अर्थात एनर्जी। कहने का अर्थ है कि यदि हम
इनकी दूरी बढ़ा दे तो इनके बीच में बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगा वो क्या लगेगा हमको, हमेशा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि कमजोर हो जाएगा वो बंध, ठीक है, तो तोड़ना हमको पड़ेगा नहीं, वो अपने आप टूट जाएगा। और यदि इनके बीच ऊर्जा अधिक है, इसका अर्थ क्या है, इनके बीच दूरी भी कम है। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस यहाँ ई है और वहाँ एफ है। तो जितना अधिक फोर्स उतना ही अधिक ऊर्जा, और वैसे ही आर का भी है, आर मतलब इन दोनों के बीच का दूरी। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि जब दो ध्रुवीय अणु अर्थात पोलर मॉलिक्यूल के बीच बंध बनता है तो उसको डाइपोल डाइपोल या किसम बल बोलते हैं। और ये एक प्रकार से हाइड्रोजन बंधन की कैटेगरी में आता है, हाइड्रोजन बंध की कैटेगरी में पाया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बंध लिखा हूँ। नेक्स्ट है आयन डाइपोल, आयन प्रेरित द्विध्रुव बल अर्थात आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इंड्यूस्ड या प्रेरित किसको बोल रहे हैं, हम यहाँ प्रेरित कर रहे हैं किसके द्वारा, आयन के द्वारा। किसके लिए? आयन के द्वारा हम यहाँ प्रेरित कर रहे हैं कि जो डाइपोल नहीं बना है अर्थात नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर किसको बोलते हैं? नॉन पोलर का अर्थ होता है कि इस टाइप से जिसमें एक ही टाइप के जो एटम है वो जुड़े हो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया या फिर क्लोरीन क्लोरीन हो गया, इस तरीके से। तो इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर अर्थात अध्रुवी। अध्रुवी का अर्थ है कि चूंकि दोनों का ताकत एक बराबर है तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी की ओर भी शिफ्ट नहीं होगी, इसलिए किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस टाइप का जो हमारा अणु है, ये अणु जब इस आयन के साथ करीब आता है, कोई भी आयन के साथ, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो इसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए पोलरता उत्पन्न हो जाती है अर्थात ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन है, इस टाइप का जो एटम होता है, इन पे प्लस या माइनस का चार्ज उत्पन्न होने लगता है। तो उसी को हम बोल रहे हैं प्रेरित द्विध्रुव। अर्थात ये इसमें डाइपोल नहीं था लेकिन इस आयन के कारण इसमें डाइपोल उत्पन्न हो गया, तो उसको हम बोले हैं प्रेरित अर्थात इंड्यूस्ड डाइपोल। तो उसी को देखिए लिखा हूँ, अध्रुवी अणु का प्रेरित होकर ध्रुवीय बन जाना, अर्थात ये जो आयन है इसकी वजह से वो डाइपोल बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे मैं मान लो हाइड्रोजन इस तरीके से लिया, अब यहाँ ये क्या है, वास्तव में ऐसा है इनका इलेक्ट्रॉन अभी डेंसिटी। क्यों? क्योंकि दोनों की ताकत एक बराबर है, इसलिए दोनों पे ना तो प्लस का चार्ज है ना तो माइनस का चार्ज। इस पे देखिए यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज वाला था, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये निगेटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव। तो निगेटिव का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक था, इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक और इलेक्ट्रॉन इधर कम, इसलिए ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, फूला था, और ये वाला पोर्शन पूरा पिचका हुआ था। लेकिन यहाँ पे अभी बराबर है। अब अर्थात ये क्या है, एक प्रकार से अभी अध्रुवी है, नॉन पोलर है, अध्रुवी अणु अर्थात इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और इसके बगल में मैं मान लो कोई भी चार्ज लेके आ रहा हूँ, जैसे सोडियम प्लस ही ले आया, ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक धन आयन ले आया। अब धन आयन चूंकि प्लस चार्ज वाला है और ये तो कोई भी चार्ज नहीं है अणुओं में, तो ये जैसे इसके करीब आएगा तो क्या करेगा, प्लस वाला इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर हल्का हल्का आकर्षित करना स्टार्ट करेगा, अर्थात इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। ये तो H2 अणु है, और H2 अणु है तो इसमें क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन होगा इसका, जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा था, अणु कक्षक सिद्धांत। अणु है तो इसमें पूरे इस अणु के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस अणु के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींचना स्टार्ट करेगा। तो खींचना स्टार्ट करेगा तो ये प्लस वाला, और इस पर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, अर्थात ये हल्का सा हो जाएगा निगेटिव और ये हल्का सा हो जाएगा पॉजिटिव। तो कहने का अर्थ है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसके और इसके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, आयन प्रेरित द्विध्रुव। अब प्रेरित द्विध्रुव क्यों बोल रहे हैं, कि क्योंकि ये बन गया ध्रुवीय, इसी को हम बोल रहे हैं प्रेरित द्विध्रुव अर्थात इंड्यूस्ड डाइपोल। कैसे? इसकी वजह से इस पे डाइपोल उत्पन्न हो गया, जो कि डाइपोल नहीं था, ऐसे था, उसमें इलेक्ट्रॉन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी ओर खींच आया, तो खींच गया, इसलिए इनके बीच में जो बंध बन रहा है ना, इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये फोर्स का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सिर्फ धन आयन की जगह हम ऋण आयन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये धन आयन ही रहे। इसको ऋण आयन जब कर देंगे तो फिर इधर ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस है तो माइनस वाला अट्रैक्ट होगा, यदि माइनस रहता तो ये प्लस वाला पोर्शन इसकी ओर मुड़ जाता, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, आयन और अध्रुवीय अणु अर्थात नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कैसे अट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से ये पोलर बन रहा है, जिस पे कोई अभी चार्ज नहीं था प्लस या माइनस का, वो देखिए ये जब करीब जाएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा, जिससे इस पर थोड़ी सी पोलरता आ जाएगी, पोलरिटी आ जाएगी, ठीक। तो इस टाइप के जो बॉन्ड है उसको आयन प्रेरित द्विध्रुव अर्थात आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। इसके बाद हम इसका और जो दो टाइप है उसको पढ़ेंगे आगे। पढ़ रहे हैं चौथा प्रकार, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, जिसको डिवाइबल भी बोलते हैं, अर्थात डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और इंड्यूस्ड डाइपोल का अर्थ है कि वह अणु जो कि नॉन पोलर था, जो कि ये पोलर के संपर्क में आने के पास क्या हो गया, उसमें पोलरिटी उत्पन्न हो गई। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था, अर्थात इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन ये बगल वाला जो चार्ज वाला था उसकी वजह से उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया। अब एग्जाम्पल इसको के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, डाइपोल अर्थात द्विध्रुव वाला अणु, जैसे HCl मैं ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो Cl होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये हो गया निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी ओर थोड़ा सा शिफ्टिंग कर जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस हिसाब से मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ, इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये Cl वाला हो गया और ये H वाला हो गया, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक। अब इसके साथ क्या आया, एक नॉन पोलर आ गया। नॉन पोलर जैसे मैं मान लो
क्लोरीन को ही ले लेता हूँ, Cl नॉन पोलर अर्थात वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वे अणु को बोलते हैं हम नॉन पोलर अर्थात अध्रुवीय। क्योंकि एक ही बराबर इनका ताकत रहता है, तो एक ही बराबर ताकत होने के कारण ना तो इस पर प्लस चार्ज होगा ना तो इस पर माइनस, अर्थात किसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता, क्योंकि इस बॉन्ड पे दोनों को बराबर ताकत है, इसलिए दोनों इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाते। इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे H हो गया, N2 हो गया, और भी मैक्सिमम एग्जाम्पल बन सकते हैं। अर्थात इसको हम समपरमाणविक अणु बोल सकते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के एटम रहते हैं। अब इस प्रकार का कोई एटम आए, ये क्या मतलब अणु आए, तो ये है अध्रुवीय अणु। अब अध्रुवीय अणु जब इसके करीब आए और ये इसके करीब चला जाएगा, चूंकि ये क्या है, द्विध्रुव वाला है, अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्रुवीय बोल सकते हैं। ध्रुवीय तभी है जब किसी पे डाइपोल है, और अध्रुवीय मतलब उस पर डाइपोल नहीं है, ठीक है, जिसको नॉन पोलर, इसको पोलर। अब ये इसके जब करीब जाता है तो चूंकि इस पर हल्का नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पास अणु रहता है, अब ये कैसा रहा होगा, ये रहता है इस तरीके से पहले, ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसा बना सकता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन इसके सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, जैसे हमारे पास एटम होता है ऐसे जिसमें न्यूक्लियस होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, उसी प्रकार जब हमारे पास अणु होता है तो अणु में भी न्यूक्लियस रहेगा और उसके भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, जैसे एटम में घूमते हैं वैसे ही। तो सेम क्या होगा, ये जो हमारे पास ये तो द्विध्रुव वाला हो गया जिसको हम पोलर बोल रहे हैं, अर्थात इसमें क्या है, इसमें डाइपोल उत्पन्न हो गया, ये डाइपोल उत्पन्न हो गया, कौन सा था, ध्रुवीय अणु। और ये नॉन पोलर है, इसमें अभी डाइपोल नहीं हुआ है उत्पन्न। तो अब जब ये इसके करीब पहुंचेगा तो क्या होगा, इसका निगेटिव चार्ज वाला, ये चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है इसलिए फुला वाला, इलेक्ट्रॉन कम इसलिए थोड़ा पिचका हुआ, ये जब करीब पहुंचेगा तो ऋण आवेश वाला है, तो क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं इनको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो ऋण वाला है, तो एक वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, इसका प्लस वाला बन जाएगा, और एक हिस्सा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अर्थात ये ऐसा स्थिति बन जाएगा, इसमें पोलरिटी उत्पन्न हो जाएगी इसके कारण। कैसे पोलरिटी उत्पन्न होगी, ये देखिए, एक क्लोरीन इधर हो जाएगा माइनस वाला और इधर हो जाएगा प्लस वाला, अर्थात ये जब करीब जाएगा तो चूंकि ये भी ऋण आवेश वाला है और इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का मारेगा, क्योंकि समान चार्ज में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कम, और ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉन तो पहले ही अधिक था, HCl, तो इसके और इसके बीच में जो ये बंध बन रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, या फिर किसको बोल रहे हैं, डिबाई बल। और इस तरीके से ये जो क्या था, नॉन पोलर था, इसमें क्या हो गया, थोड़ा देर के लिए पोलरिटी उत्पन्न हो गया, तो इसको हम बोल रहे हैं प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव बन गया ये, और ये तो द्विध्रुव था ही पहले से, और ये जो बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी कि प्रेरित द्विध्रुव और द्विध्रुव इनके बीच में ये जो बंध बन रहा है इसको द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल बोल रहे हैं, ठीक है। अर्थात ये जो ऐसा था वो इस तरीके से हो गया। अब मैं इसको ही प्लस वाले को इधर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव पर आकर्षित होता है। यहीं पे यदि मान लो ये हाइड्रोजन का ये जो पोर्शन है इसके साथ यदि अटैच करूँ मैं, तो क्या होगा, ये प्लस वाला पोर्शन किसके साथ अटैच होगा, ये माइनस वाले के साथ। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जैसे ये माइनस वाला इस प्लस के साथ, अर्थात देखिए इसका माइनस वाला इसके प्लस। अब चूंकि दोनों क्लोरीन है, लेकिन याद रखना यहाँ पे क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, और ये जब पहुंचा तो इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर उधर धकेल दिया, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम हो गए, और इसमें एक प्रकार से ध्रुवणता उत्पन्न हो गई, पोलरिटी उत्पन्न हो गई, जिससे यहाँ पे प्लस हो गया और उधर माइनस हो गया। क्योंकि यहाँ से धक्का जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए यहाँ का पोर्शन खुला हुआ है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी। इसमें ये जो पोलरिटी उत्पन्न हो रही है ये बहुत कम नहीं के बराबर उत्पन्न हो रही है। हम ये संभावना मान रहे हैं कि ये जब इसके करीब पहुंचेगा तब इसमें उत्पन्न हो जाएगी करके, अर्थात ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, थोड़ा देर के लिए, इसीलिए इसको हम प्रेरित द्विध्रुव अर्थात इंड्यूस्ड डाइपोल बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेरित द्विध्रुव अर्थात जिसको लंदन बल भी बोलते हैं, या फिर प्रकीर्णन परिक्षेपण बल, अंग्रेजी में डिस्पर्सन। लंदन बल जो साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन थे उनके सम्मान में लंदन बल दिया जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले खोजा था। ये बल बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे भी ज़्यादा, क्योंकि इस बल के द्वारा हम ये देखेंगे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं या फिर जो शून्य समूह के अपने परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के बीच में आपस में आकर्षण कैसे होता है, अर्थात नॉन पोलर को नॉन पोलर के साथ, अर्थात अध्रुवी को अध्रुवी के साथ जब रखें तो उनके बीच में आकर्षण कैसे पैदा होगा, उसको हम इस बल में समझेंगे। पहले इसको नोट करिए, फिर इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। लंदन बल या फिर डिस्पर्सन फोर्स, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर जो अपने पास उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस बोलते हैं, उनके परमाणुओं के बीच अर्थात एटम के बीच में जो फोर्स पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स या प्रेरित द्विध्रुव फोर्स। अब इसमें देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल का अर्थ है इस टाइप के मॉलिक्यूल, H2Cl2 F2 Br2, इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है I2 इस टाइप का, या फिर अपने पास ये जो गैस है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये इसको बोलते हैं नोबल गैस का समूह। और ये क्या है, ये अपने पास है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अर्थात इनका एक दूसरे के में आकर्षण बल कैसे उत्पन्न होता है, और ये जो अणु है ये
हमेशा एक परमाणु अर्थात मोनोएटॉमिक होते हैं, ये क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करते इसलिए। तो इनके जो अर्थात एटम है वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, किसी आकर्षण के द्वारा। उस आकर्षण बल को ही कहा जाता है प्रेरित विद्युत या फिर लंदन बल। अब ये उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि नॉन पोलर है तो इसमें तो पोलरिटी रहेगी नहीं, तो ये उत्पन्न कैसे होगा। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक इस तरीके से मॉलिक्यूल है, या फिर इसको और छोटा कर देता हूँ, जैसे हमारे पास एक इस तरीके से क्या है मॉलिक्यूल है, या फिर इसको हम परमाणु भी बोल सकते हैं। परमाणु किसके केस में, नोबल गैस के केस में, और अणु ये नॉन पोलर के केस में। अर्थात दोनों के लिए मैं यही उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि कोई भी हमारे पास अणु रहेगा उसके अंदर परमाणु होते हैं, उसके भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, और अपने पास यदि परमाणु रहता है अर्थात एटम रहता है तो उसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन अणु वाले में ज़्यादा होंगे, परमाणु वाले में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। बाकी दोनों एक ही जैसे है। तो एक एग्जांपल से लेता हूँ, जैसे हमारे पास कोई इस टाइप से अणु है या फिर परमाणु, और उसमें इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा सर्कल में घूमते रहता है गोल। अब इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहेगा, अब जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा तो क्या होगा, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया बीच का प्लस, कि प्लस क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। अब इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसा राउंड मार रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि एक जगह तो ठहरा नहीं रहता, लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुंचा, तो हम ये मान सकते हैं ना कि इसका डाइपोल इस दिशा में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब इलेक्ट्रॉन तो मेरा इधर है नहीं, इस जगह पे पहुंच गया, तो इस जगह पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया और इस जगह पे माइनस। अब थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रॉन फिर अगले में मोशन करते करते क्या होगा, इसका जब जगह चेंज हो जाएगा तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारा इस जगह से जब इधर पहुंच गया तो फिर इस साइड पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे डाइपोल उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात इधर ऋणावेश इधर धनावेश। वैसे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा धनावेश, और उधर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह पे रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम मान लें एक आध सेकंड के लिए या फिर एक सेकंड से भी कम समय के लिए इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, तो जिस जगह पे पहुंचेगा वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे ऋणावेश रहेगा, और जहाँ पे नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन उस समय उस साइड पर क्या होगा, धनावेश। और धनावेश इस समय भी, क्योंकि यहाँ ये तो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और नाभिक पे हमेशा क्या होता है, धनावेश होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे पहुंचे रहेगा वहाँ पे क्या है, ऋणावेश उत्पन्न होते जाएगा बारी बारी से, और यहाँ पे तो धनावेश है ही। अर्थात दो पोल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जनरेट हो जाएंगे, अर्थात उत्पन्न हो जाएंगे, और उसी दोनों पोल को हम क्या बोल रहे हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव बल। अब होगा क्या यहाँ पे, मान लो हमारे पास चूंकि इन्हीं का उदाहरण ले रहा हूँ मैं, ये अपने पास एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर अणु है, ठीक है। अब नॉन पोलर, अब मान लो मैं उदाहरण ले रहा हूँ किसी नॉन पोलर अणु का, तो ये नॉन पोलर कोई अणु ले लिया, ये तो इसका नाभिक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ऐसे राउंड मारते मारते। चूंकि इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ा देर के लिए यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँच गया, इसी समय एक और नॉन पोलर अणु आया अपने पास इस तरीके से, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन पहुँच गया है इस साइड पे घूमते घूमते, ठीक। ये क्या है, नॉन पोलर या फिर नोबल गैस भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए एग्जांपल अप्लाई होगा। नॉन पोलर अर्थात अध्रुवी अणु जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो उनके बीच में कैसा बंध होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा घूमते घूमते एक में यहाँ पे पहुंचा है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये तो नाभिक है, तो यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ा देर के लिए पहुंच गया तो ये वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हल्का पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पे हल्का निगेटिव डाइपोल और यहाँ पे हल्का पॉजिटिव उत्पन्न हो गया। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया है, और इसमें भी क्या होगा, इस डायरेक्शन पे हल्का सा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया वहाँ पे, और यहाँ हल्का पॉजिटिव। लेकिन याद रखें कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यही नहीं ठहरे रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ऐसा घूमते रहेगा, बारी बारी से हर जगह डाइपोल उत्पन्न हो जाएंगे। अब इसी समय एक नॉन पोलर और दूसरा नॉन पोलर एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो क्या होगा, इधर तो हल्का निगेटिव उत्पन्न हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये वाला जो पोर्शन क्या है, इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इस वाले पोर्शन को। कैसे आकर्षित करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में पहुंच गया है, तो उसके बाद धीरे धीरे घूमते घूमते यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ, अर्थात उसका जगह कोई फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देर वो धीरे धीरे घूमते जा रहा है, तो डाइपोल उत्पन्न हो गया। और एक ही जैसे जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे और एक में इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में है और एक में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो इसका ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव वाला पोर्शन हो गया। देखिए ये तो नाभिक था ही, और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, और उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ये वाला निगेटिव, तो ये वाला पोर्शन एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो इसी को आकर्षण को हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, प्रेरित द्विध्रुव अर्थात ये थोड़ा देर के लिए डाइपोल बन गया है। डाइपोल अर्थात हर जगह यहाँ पे माइनस प्लस आते जाएगा बारी बारी से, तो ये जो फोर्स बन रहा है इसी को हम बोलते हैं लंदन बल। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि मैं यदि मान लो एक अणु को ऐसे बीच में रख दूँ इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके अगल बगल इस तरीके से मैं और भी अलग अलग क्या बना दूँ, अणु बना दूँ, और इनके बीच में कैसे होगा, देखिए मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यदि पहुँचा है तो ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा हमारा, और डाइपोल यहाँ उत्पन्न हो जाएगा निगेटिव। इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पहुँचा है तो डायरेक्शन इसका ऐसा हो जाएगा, मतलब इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जब यहाँ पहुँच गया तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, अर्थात
यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में पहुँच गया है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पे पहुंचा तो ये ऋण आवेश अधिक हो गया इसके इधर पीछे की अपेक्षा। यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ ऋण आवेश अधिक, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ ऋण आवेश अधिक, जैसे इसमें मैं बताया। तो उसी तरीके से ये तो एक अणु था, अब ये मान लो एक अणु हमारे पास है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे इस जगह में पहुँच गया, इस डायरेक्शन में घूमते घूमते, तो यहाँ पे डाइपोल कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा। अब देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पहुँचा है और ये अणु इसके करीब आता है तो क्या करेगा, ये इनके बीच में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। उसी प्रकार ये यदि मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है और इसका इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में पहुंच गया है अर्थात इस दिशा में, तो इनके बीच में डाइपोल कैसे उत्पन्न होगा, इस तरीके से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ दिखेगी, यहाँ पे, अर्थात ये वाला पोर्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए ऋण आवेश थोड़ा देर के लिए रहेगा बस। तो इसी को हम यहाँ पे तात्क्षणिक द्विध्रुव बोल रहे हैं, थोड़ा देर के लिए डाइपोल उत्पन्न हो रहा है, तात्क्षणिक अर्थात इंस्टेंटेनियस। और ये सब डाइपोल में ही होते हैं या फिर नोबल गैस में, जिसमें कोई चार्ज नहीं होते हैं, अर्थात इसमें डाइपोल उत्पन्न नहीं होते, लेकिन हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहेगा तो थोड़ा थोड़ा देर के लिए उसमें चार्ज उत्पन्न होते रहेगा। और वैसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल अणु आ जाए तो ये देखिए ये यहाँ पे अट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, अर्थात इनके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। और इसी तरीके से यदि मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे यदि मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पहुँचा है तो इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा डाइपोल का। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस साइड के साथ बॉन्ड बना लेगा। और उसी प्रकार इसका यदि मैं देखूँ तो इसका इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पहुँच गया है थोड़ा देर के लिए, तो इसका डायरेक्शन क्या बनेगा, ऐसे, और यहाँ पे इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा, तो इस टाइप का जो बॉन्डिंग है इनका, इसी को हम बोलते हैं लंदन बल। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, ये इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लंदन बल। अर्थात इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्थिर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहता है तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहता है तो वो हिस्सा ऋण आवेश हो जा रहता है बाकी दूसरे की अपेक्षा, अर्थात बाकी हिस्सा उसका क्या हो जाता है, हल्का धन आवेशित हो जाता है। तो हल्का धन आवेशित अर्थात उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो वाला हो गया प्लस चार्ज, अर्थात इस तरीके से। और बाकी वाला पोर्शन क्या हो गया, जिधर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है वो वाला हो गया निगेटिव चार्ज। तो वो एक दूसरे को जब आकर्षित कर रहे हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण बल बन रहा है उसको कहा जाता है लंदन बल। तो उम्मीद है ये पोर्शन आपने समझ लिया होगा। इसको प्रकीर्णन बल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, अर्थात फैलने के हिसाब से यहाँ पे फोर्स उत्पन्न हो रहा है, अर्थात बल उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण बल। अब इसमें देखिए अणुओं के आकार बढ़ने से लंदन बल बढ़ता है। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, जैसे मैं उदाहरण दूँ फ्लोरीन का F2Cl2 Br2I2, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो गया अर्थात इनका क्या बन गया, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया, अर्थात अणु भार भी बड़ा हो जाएगा। अब ऊपर से नीचे जब आएंगे तो जो फ्लोरीन होता है ये सामान्य रूप में रहता है गैस अवस्था में, ये भी रहता है गैस अवस्था में, लेकिन ब्रोमीन हो जाता है द्रव अवस्था में और ये हो जाता है ठोस अवस्था में। अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लंदन बल से ही इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अर्थात अध्रुवी अणु है। अब देखिए फ्लोरीन का एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ता है तो वो गैस अवस्था में रहता है। इसका अर्थ ये है कि फ्लोरीन का चूंकि साइज छोटा है, इस कारण क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इससे करीब लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षण इसमें कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ आयोडीन तक आऊँगा तो साइज मेरा जो एटम का है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस न्यूक्लियस का यहाँ के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन जहाँ कमी है इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर लेगा। बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के कारण वो हो जाएगा ठोस। लेकिन जैसे जैसे साइज छोटा होते जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बंधा रहता है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे जो परमाणु आएगा या फिर मॉलिक्यूल आएगा, उस मॉलिक्यूल या परमाणु अर्थात दूसरा जो नॉन पोलर वाला है जिसमें ध्रुवणता या ध्रुवीय गुण नहीं है, तो उसके जब करीब आएगा तो वो उसको आकर्षित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस अर्थात नाभिक से तो ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के साथ ही रहेगा, दूसरे की ओर नहीं रहेगा। लेकिन साइज जब बड़ा हो जाता है तो इससे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक से दूर चला जाता है। दूर चले जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो बगल वाला जो अगला एटम या मॉलिक्यूल है उसके साथ वो अट्रैक्शन शो करने लगता है। इस तरीके से वहाँ पे डाइपोल उत्पन्न होने लगता है। तो यही कारण है कि जो आयोडीन है वो ठोस अवस्था में मिलता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से इसका क्या होता है, इसमें डाइपोल उत्पन्न हो जाता है जल्दी से। और इसका साइज छोटा रहता है इसलिए डाइपोल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब रहता है। वो इलेक्ट्रॉन दूसरे जो परमाणु हैं अर्थात दूसरे मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अर्थात उस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उनमें डाइपोल उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। और इनमें डाइपोल उत्पन्न हो जाते हैं साइज बड़ा होने के कारण, क्योंकि इस नाभिक अर्थात न्यूक्लियस का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन के प्रति कमजोर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बगल पड़ोसी वाले के साथ वो आकर्षण स्टार्ट कर देता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि साइज बड़ा होने के साथ उसका अगल बगल के साथ संबंध और बनना स्टार्ट हो जाता है, इंटरेक्शन आसानी से होने लगता है। अब क्लोरीन के केस में भी ऐसी होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन साइज में थोड़े छोटे होते हैं। अब ब्रोमीन द्रवावस्था में क्यों है, क्योंकि इनकी अपेक्षा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो साइज बड़ा है तो ठोस अवस्था में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा होने के कारण क्योंकि साइज बड़ा है तो उसमें ध्रुवणता बहुत ज़्यादा हो जाती है, अर्थात पोलर डाइपोल का गुण जल्दी उत्पन्न होगा। और साइज इससे की अपेक्षा इसका थोड़ा छोटा है ब्रोमीन का, इसलिए इसकी अपेक्षा इसमें जो डाइपोल का गुण है वो क्या है, कम उत्पन्न होगा। कम उत्पन्न होगा तो उसके बीच आकर्षण भी थोड़ा सा कम रहेगा ठोस की अपेक्षा, इसलिए क्या रहते हैं
द्रव अवस्था में रहते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि लंदन बल किसको कहते हैं। लंदन बल एक प्रकार से एक अस्थायी बल है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अपने जगह से दूसरी जगह जाते जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जगह फिक्स नहीं है, वो घूमते रहता है, तो जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में थोड़ा देर के लिए वो हिस्सा निगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा और बाकी जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कम रहेगा, वो हिस्सा हो जाएगा पॉजिटिव। तो उनके एक का निगेटिव वाला हिस्सा और दूसरे का पॉजिटिव वाला हिस्सा, उनके बीच में जो आकर्षण हो रहा है, अर्थात इसका जो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है यहाँ का, ये थोड़ी देर के लिए पोलरिटी उत्पन्न हो गया, और इसका ये निगेटिव वाला हिस्सा, इनके बीच में जो आकर्षण है, इसको हम बोल रहे हैं लंदन बल, जिसको हम इस मॉलिक्यूल में भी समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल लिया था और अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे घुमा रहा था। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आया और मान लो उसी टाइम में ये नॉन पोलर कोई अणु है और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का ये है, तो इसका धन वाला हिस्सा ये हो जाएगा, तो इसकी ओर आकर्षित होगा। उसी तरीके से क्रमशः सब में इनके बीच में ये जो संबंध है अर्थात आकर्षण बल बन रहा है, उसी को हम लंदन बल कहते हैं। इसको नोट करिए कि जो आयन डाइपोल फोर्स होता है उसको एनसीईआरटी जो बुक है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं मानती है। इसका कारण ये है कि हमने अभी तक 5 प्रकार का फोर्स पढ़ा, जिसमें ए का जो फोर्स होता है इसी को हमने ए नाम दिया था। यदि आप नहीं जानते हैं तो उसको वीडियो को बैक करके जरूर देखें। ए, बी, ये सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। ई मतलब इसमें हम लंदन बल को पढ़ रहे थे जो थोड़ा देर पहले पढ़ा। तो ए में चूंकि आकर्षण बल अधिक होता है तो इसको जो एनसीईआरटी बुक है वो नहीं मानती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अर्थात अंतराण्विक आकर्षण बल। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीडियो में कि अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके उपयोग क्या क्या हैं और ये किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो गैस का नियम है वो क्या है, अर्थात गैसियस लॉ, जिसमें चार्ल्स और बायल इन सब के लॉ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।